नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक इकबाल हुसैन ने शुक्रवार को दावा किया कि डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार मौजूदा विंटर सेशन खत्म होते ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इस बयान ने पार्टी के अंदर नेतृत्व बदलने की अटकलों को और बढ़ा दिया है। रामनगर के एमएलए हुसैन ने बताया कि वे एक लेट नाइट डिनर में शामिल हुए थे, जिसमें शिव कुमार, कई मंत्री और विधायक मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बस सभी विधायकों का साथ में खाना खाना था। जब उनसे पूछा गया कि क्या शिव कुमार ने वहां कोई राजनीतिक संकेत दिए, तो हुसैन बोले कि मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं, सत्र के बाद वो सीएम बनेंगे, इसमें गलत क्या है। हुसैन ने कहा कि सब कुछ हाई कमांड तय करेगा और पार्टी के सभी लोग उसी फैसले को मान लेंगे। हाल ही में दोनों नेताओं ने एक दूसरे के घर जाकर ब्रेकफास्ट मीटिंग भी की, जिसे हाई कमांड के निर्देश पर तनाव कम करने की कोशिश माना गया। फिलहाल बेलगावी सत्र चल रहा है और संकेत यही है कि अभी सिद्धरमैया ही सीएम बने रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन पहले शिव कुमार भी 30 से ज्यादा विधायकों और मंत्रियों के साथ डिनर पर मिले थे। इससे पहले सीएम सिद्धरमैया ने भी अपने करीबी विधायकों के साथ डिनर मीटिंग की थी। पावर शेयरिंग पर चर्चा इसलिए बढ़ी है क्योंकि 2023 चुनाव के बाद से माना जा रहा है कि सिद्धरमैया और शिव कुमार के बीच 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था। लोकसभा में शुक्रवार को एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने साफ कहा कि देश भर में एयरफेयर पर कैप लगाना मुमकिन नहीं है। उन्होंने बताया कि हवाई किराया फिक्स करने से मार्केट का विकास रुक जाएगा, जबकि डीरेगुलेटेड सिस्टम में ज्यादा कंपनियां आती हैं और आखिर में फायदा यात्रियों को ही मिलता है। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद बढ़ी टिकट कीमतों पर पेश किए गए प्राइवेट मेंबर बिल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि त्योहारों और हाई डिमांड वाली तारीखों पर किराया बढ़ना आम बात है। इसे पूरे साल कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकार जरूरत पड़ने पर दखल दे सकती है, जैसे कि कोविड, महाकुंभ या हाल ही में इंडिगो संकट के दौरान किया गया था। मंत्री ने कहा कि असल में देखें तो महंगाई के हिसाब से भारत में हवाई किराए 43% तक कम हुए हैं। लोकसभा में शुक्रवार को 0 आवर के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने तमिलनाडु सरकार पर एंटी सनातन होने का आरोप लगाकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट ने तिरुपरनकुंड्रम में कार्तिकेय दीपम जलाने की इजाजत दी थी, लेकिन फिर भी कई राज्य ने श्रद्धालुओं को मंदिर तक जाने से रोका और पुलिस ने लाठीचार्ज तक कर दिया। मामला सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर और पास की दरगाह के बीच पुराने विवाद से जुड़ा हुआ है। हिंदू संगठनों ने पहाड़ी की चोटी पर दीप जलाने की मांग की थी, जिसे लेकर अदालत ने भी अनुमति दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 10 लोगों के साथ चोटी पर दीप जलाने की इजाजत दी थी, लेकिन पुलिस ने भी इसकी अनुमति नहीं दी। अनुराग ठाकुर के आरोपों पर डीएमके सांसदों ने संसद में जोरदार विरोध भी जताया। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ 100 से ज्यादा एमपीज द्वारा लाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर शुक्रवार को बड़ा विवाद खड़ा हो गया। 50 से ज्यादा पूर्व जजों, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी शामिल हैं, उन्होंने इस कदम की तीखी आलोचना की। उन्होंने इसे जजों को डराने की खुली कोशिश बताया और कहा कि ऐसी कार्रवाई से न्यायपालिका की आज़ादी पर सीधा खतरा आ जाता है। पूर्व जजों ने चेतावनी दी कि अगर राजनीतिक वजहों से जजों पर दबाव डाला गया तो कल निशाने पर पूरा संस्थान होगा। ये विवाद उस आदेश के बाद बढ़ा जिसमें जस्टिस स्वामीनाथन ने तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर दीप जलाने का निर्देश दिया था। डीएमके ने इसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला बताया, जबकि बीजेपी ने कहा कि डीएमके न्यायपालिका को धमका रही है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को अपने $7 अरब के बेल आउट पैकेज के लिए 11 नई सख्त शर्तें थमा दी हैं। ये शर्तें भ्रष्टाचार रोकने, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने और बिजली व चीनी सेक्टर में हो रहे बड़े नुकसान को रोकने के लिए लाई गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब पाकिस्तान सरकार को टॉप ब्यूरोक्रेट्स की संपत्ति का पूरा ब्यौरा 2026 तक सरकारी वेबसाइट पर डालना होगा। इसके अलावा 10 महकमों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक्शन प्लान भी बनाना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को दी गई है। आईएमएफ ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान विदेशों से आने वाले रेमिटेंस की लागत को कम करने के लिए बॉटलनेक्स की जांच करे, क्योंकि यही उनकी सबसे बड़ी फाइनेंसिंग है। साथ ही आईएमएफ ने चीनी उद्योग से एलिट कैप्चर खत्म करने के लिए 2026 तक नेशनल पॉलिसी बनाने को कहा है। कांग्रेस विधायक ने पार्टी को सुझाव दिया कि खड़गे को हटाकर अब युवाओं को मौका दिया जाए, तो बीजेपी ने इसे टीम प्रियंका और टीम राहुल की लड़ाई करार कर दी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा कि टीम प्रियंका और टीम राहुल का टकराव अब साफ हो गया है। कांग्रेस के अंदर का झगड़ा सामने आ गया। ओडिशा के सीनियर कांग्रेस नेता ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा और कहा कि खड़गे हटाओ, प्रियंका लाओ।
राज्य और केंद्र के नेतृत्व पर भी निशाना साधा। ओडिशा के नेता मोहम्मद मोकीम ने पार्टी में नेतृत्व संकट पर सवाल उठाया और पार्टी को फिर से जीवित करने के लिए गहरी संगठनात्मक, वैचारिक और ढांचागत सुधार की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व और भारतीय युवाओं के बीच गहरा और बढ़ता हुआ अंतर है। 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पार्टी युवाओं से जुड़ नहीं पा रही है। टीम प्रियंका और टीम राहुल का टकराव अब खुलकर सबके सामने आ गया है। केंद्र सरकार ने 2027 की जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। ये भारत की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकी प्रक्रिया होगी। सेंसस 2027 दो चरणों में होगी। पहला चरण अप्रैल-सितंबर 2026 में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस और दूसरा फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना। लेह लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में मौसम की वजह से गणना सितंबर 2026 में शुरू होगी। करीब 30 लाख फील्ड स्टाफ तैनात होंगे, जिनमें अधिकतर सरकारी शिक्षक होंगे। इस बार जाति गणना भी होगी और नागरिक मोबाइल ऐप से खुद की जानकारी देख सकेंगे। डेटा डिजिटल और सुरक्षित तरीके से इकट्ठा किया जाएगा। डीपीडीपी कानून के तहत ये जानकारी नीति निर्धारण और मंत्रालयों को काम आएगी। इंडिगो बोर्ड ने हाल ही में हुई फ्लाइट रुकावटों की जांच के लिए एक्सटर्नल एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन जॉन इल्सन को नियुक्त किया है। उनकी कंपनी चीफ एविएशन एडवाइजर्स एलएलसी ऑपरेशन में हुई गड़बड़ियों के कारण और सुधार के अवसरों का स्वतंत्र मूल्यांकन करेगी। इसके अलावा बोर्ड ने क्राइसिस मैनेजमेंट टीम भी बनाई है। डीजीसीए ने भी एयरलाइन के ऑपरेशन, रिफंड और क्रू डिप्लॉयमेंट की निगरानी शुरू कर दी है। 2 अधिकारी गुड़गांव हेडक्वार्टर पर तैनात किए गए हैं। इंडिगो सीईओ पीटर एल्बर्स को डीजीसीए ऑफिस में रिपोर्ट पेश करनी पड़ी। अधिकारियों का मकसद यात्रियों के लिए समय पर फ्लाइट, रिफंड और अन्य सुविधाओं की निगरानी करना है। असम पुलिस की विशेष जांच दल एसआईटी ने लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में गुवाहाटी के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने चार्जशीट दाखिल कर दी। 3500 पन्नों की चार्जशीट 6 गाड़ियों के काफिले में लाई गई। 52 साल के जुबिन की 19 सितंबर को सिंगापुर में कथित डूबने से मौत हुई थी, जिसे लेकर परिवार और फैंस में गुस्सा है। जांच में 7 लोग गिरफ्तार हुए और 300 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ हुई। अब मजिस्ट्रेट चार्जशीट की स्क्रूटनी करेंगे, फिर केस सेशन कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा। जुबिन की बहन पालमी बोर ठाकुर ने कहा कि परिवार और फैंस ये जानना चाहते हैं कि 19 सितंबर को उनके साथ हुआ क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट में केस लिस्टिंग और सुनवाई के नियमों पर जवाब मांगा है। बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट में कुछ गलत हो रहा है। ये नोटिस करूर स्टम्पिड मामले में दिया गया, जिसमें सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके जुड़ी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को पार्टी बनाया और नियमों की समीक्षा का फैसला किया। मदुरई बेंच ने सीबीआई जांच से इनकार किया था। वहीं चेन्नई बेंच ने एसआईटी जांच का आदेश दिया था, जिससे विरोधाभास पैदा हुआ। 27 सितंबर को टीवी के रैली में हुए स्टम्पीड में 41 लोगों की मौत और 60 से अधिक लोग घायल हो गए थे। राज्य सरकार ने भी एकल सदस्यीय कमीशन की अनुमति देने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी।